बीकॉम पार्ट फर्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर है लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेखा मानक वे आधारभूत नियम या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके आधार पर आप व्यवसाय को खातों को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि भाई स्टॉक, अब स्टॉक को आप कैसे पुस्तकों में लिखें। जैसे मान लीजिए स्टॉक है आपके पास, अब स्टॉक को आप बुक्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके वैल्यू कैसे निकालेंगे और आप उस स्टॉक को पुस्तकों में किस प्रकार उसकी एंट्री करेंगे। ये जो तरीका है स्टॉक को कैलकुलेट करने का, मैनेज करने का, एंट्री करने का, इस सिस्टम को देने का जो काम है वो देने का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वे आधारभूत नियम हैं जो आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं कि आप अकाउंट्स में उनका ट्रीटमेंट, उनका लेखांकन जो ट्रीटमेंट है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो आप किस तरीके से आप लिखेंगे। लेखा मानक भारत में सी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए जाते हैं और सी इंस्टीट्यूट जो भी लेखा मानक जारी करता है वे लेखा मानक भारत में मान्य होते हैं। सी इंस्टीट्यूट को हम कहते हैं ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक भी होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक जो मंडल है, उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक मंडल द्वारा जारी किए गए कुछ मानक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रतिवेदन मानक कहा जाता है, IFRS कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। तो भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनमें और अंतर्राष्ट्रीय जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कई मतभेद हैं और इन मतभेदों की वजह से भारतीय जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बराबरी नहीं करते हैं और उनमें कुछ गैप्स हैं जिसकी वजह से भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम को कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां समझ लीजिए कि जैसे कोई विदेशी कंपनी है, भारत में आई है और वहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ अलग लेखा मानक हैं या कुछ अलग लेखा मानक हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें थोड़ा सा उसका इंटरप्रिटेशन करने में, समझने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं और ये जो मुश्किलें हैं ये इसकी एक समस्या है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों की बात करें तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू है ही, लेकिन भारतीय जो लेखा मानक है उसमें करीब 32 लेखा मानक है, जिसमें पहला जो लेखा मानक है AS फर्स्ट, वो है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा लेखा मानक है स्कंद का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तीसरा लेखा मानक है AS3, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। चौथा है चिट्ठा तिथि के बाद घटी घटनाओं एवं आकस्मिकताएं, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स, contingency and events occurring after the balance sheet due dates। लेखा मानक 5 है
किसी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि व पूर्व अवधि के मदे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन से संबंधित। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के नाम से। लेखा मानक 6 है मूल्यह्रास लेखांकन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के नाम से है। 7वां लेखा मानक है निर्माणी ठेकों हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। लेखा मानक 8 है शोध एवं विकास हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के नाम से है। लेखा मानक 9 है आगम मान्यता, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के नाम से है। लेखा मानक 10 है स्थायी संपत्ति हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स के नाम से है। लेखा मानक 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। लेखा मानक 12 है सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। लेखा मानक जो 13 है वह है विनियोगों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। लेखा मानक 14 है एकीकरण के लेखांकन, एकीकरण के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशंस। लेखा मानक 15 है नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्त लाभों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। लेखा मानक 16 है ऋण लागतें, बोरिंग कॉस्ट। लेखा मानक 17 है खंड प्रतिवेदन, सेगमेंट रिपोर्टिंग। लेखा मानक 18 है संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। लेखा मानक 19 है पट्टे, लीज। लेखा मानक 20 है प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर। लेखा मानक 21 है एकीकृत वित्तीय विवरण, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेखा मानक 22 है आय पर करों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। लेखा मानक 23 है एकीकृत वित्तीय विवरण में सहचरों में विनियोग हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेखा मानक 24 बंद हुई क्रियाएं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। लेखा मानक 25 है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेखा मानक 26 है अदृश्य संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स। लेखा मानक 27 है संयुक्त उपक्रमों में हित का वित्तीय प्रतिवेदन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। लेखा मानक 28 है संपत्ति के मूल्य में क्षति, हानिकरण, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। लेखा मानक 29 है आयोजन, संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध संपत्तियां, प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। लेखा मानक 30 है वित्तीय प्रलेख, पहचान एवं मापन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। लेखा मानक 31 है वित्तीय प्रलेख प्रस्तुतिकरण, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन। लेखा मानक 32 है वित्तीय प्रलेख प्रकटीकरण, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर। ऐसे करीब 32 प्रकार के लेखा मानक हैं और 32 प्रकार के लेखा मानकों में जो आपका लेखा मानक 1 और जो 9 है ये राजस्थान विश्वविद्यालय के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। नामों की सूची तो है ही, मतलब लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लेखा मानक है उसका कॉन्सेप्ट, उसके प्रकार, नाम, ये भी सिलेबस में है। इसके अलावा अगर डिटेल से पूछा जाता है तो डिटेल रूप में लेखा मानक 1 और 9 ही आपके कोर्स का
पार्ट है, थियरिटिकल पोर्शन है उसका पार्ट है। लेखा मानक जो एक है वो है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। लेखा मानक मंडल द्वारा लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण पर निर्धारित या निर्गमित मानक का स्वरूप मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में कठिनाई अपनाई जाने वाली प्रमुख लेखांकन नीतियों से संबंध रखता है। ये जो लेखा मानक है ये आपको ये सुविधा प्रदान करता है या आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या जो भी आप खाते बना रहे हो उसका तरीका है, मेथड है, वो आप तय करें और आपके व्यवसाय की जो प्रकृति है, जो नेचर है, कि उसमें स्टॉक रहता है, उधार माल विक्रय रहता है, या उसमें सेवा प्रदान करने वाली संस्था है, तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण यही है कि आप अपने खातों किस प्रकार से बनाएं। इसकी जो प्रस्तावना है उसमें कुछ बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है यह विवरण पत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में अपनाए जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंध रखता है। ये लेखा मानक जो होता है वो ये बताता है कि आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं, जो ट्रेडिंग P&L जो बैलेंस शीट है, वो आप कैसे बनाएंगे। दूसरा बिंदु है इसका कि किसी उपक्रम के वित्तीय विवरण पत्रों में इसकी आर्थिक स्थिति अथवा लाभ हानि के संबंध में प्रस्तुत चित्र पर अपनाई गई लेखांकन नीतियों का महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है, ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में जो भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति है या लाभ की स्थिति है उसको स्पष्ट करता है। कुछ मामलों में कुछ लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण कानून द्वारा आवश्यक कर दिया गया है, मतलब जो लॉज हैं उसके अनुसार भी आप लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करेंगे। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो SCA इंस्टीट्यूट है ने भी अपने विवरण पत्र में कुछ लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए एडवाइस किया है। इसके अलावा वित्तीय विवरण प्रकट करने की परंपरा लागू की गई है। लेखांकन नीतियों को सभी वित्तीय विवरणों में इस प्रकार प्रकट नहीं किया जा सकता। बहुत से उपक्रम प्रमुख लेखांकन नीतियों का विवरण लेखों पर टिप्पणी में सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब जो लेखांकन नीतियां हैं उसे वो खातों में नहीं दिखाकर खातों के नीचे जो शॉर्ट नोट्स होती है उसके रूप में भी स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा लेखांकन नीतियां जो होती हैं वो व्यवसाय की निरंतरता, संगति और उपार्जन जो अवधारणाएं हैं, तीन जो अवधारणाएं हैं उन पर आधारित होती हैं। और लेखांकन नीतियां जो होती हैं, लेखांकन नीतियों वाले जो क्षेत्र हैं उसमें आता है कि कुछ ऐसे उपक्रम भी हैं जो भिन्न भिन्न लेखांकन नीतियां अपनाते हैं, जैसे हास रिक्तीकरण एवं परिशोधन की विधियां के संबंध में नीति, निर्माण के दौरान खर्च के व्यवहार की नीति, विदेशी मुद्रा संबंधी नीति, स्टॉक के वैल्यूएशन की नीति, गुडविल का ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, अवकाश संबंधी, दीर्घकालीन ठेकों संबंधी, स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन करना और संदिग्ध दायित्व। ऐसी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा लेखांकन नीतियों के चयन और उनके उपयोग को प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख मदें इस प्रकार है, जैसे बुद्धि। इस बात का ध्यान रखें कि भावी घटनाओं को अनिश्चितताएं घेरे रखती हैं, इसलिए लाभों को तभी माना जाए जब उन्हें वसूल कर लिया गया हो। यह आवश्यक नहीं कि नकद ही वसूल किया जाए, अन्य प्रारूप में भी वसूल हो सकती है। और जब भी आप लेखांकन नीतियां अपनाते हैं तो हमेशा वास्तविकता को ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण यह है कि वित्तीय विवरणों की सभी महत्वपूर्ण मदों को प्रकट करना चाहिए और जो कि नियोक्ता से संबंधित है, मालिक से संबंधित है। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण के अंतर्गत यह जरूरी है कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण को हम वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा माने, सभी अच्छी ऑनेस्टी से उसको बनाएं और लेखांकन विवरण पत्र और वित्तीय विवरणों के साथ में जो भी लेखा नीतियां हैं
उन्हें एक सारणी के रूप में, एक टिप्पणी के रूप में या शॉर्ट नोट के रूप में उनको प्रस्तुत करें। कुल मिला के लेखांकन नीतियों का वित्तीय विवरणों के साथ में प्रेजेंटेशन आवश्यक होता है। धन्यवाद।